हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बनाने के लिए संविधान सभा ने अपना योगदान दिया और ये हमारे पास 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको हमने एनफोर्स किया था। इससे पहले मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, आपको ये बताना चाहूँगा कि 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है, वो ये कि इसी दिन 1930 को हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने एक लाहौर सेशन में रेजोल्यूशन पास किया था और वहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। और उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी हिस्टोरिक मोमेंट को बनाए रखने के लिए इस दिन को चूज़ किया गया और ये 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। आगे ये एक प्रश्न उठता है कि किसी भी लोकतंत्र में, कहीं जहाँ भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जहाँ पे लोग रहते हैं, सिटीजन्स हैं, तो उनके लिए संविधान की क्या आवश्यकता है, कि उनको क्या ज़रूरत है। तो आपको ये जानना लेना चाहिए कि जहाँ पे भी लोकतंत्र होगा, ये समझ लीजिए कि वहाँ पे जो संविधान है वो सरकार के लिए एक सेक्रेड टेक्स्ट है, एक किताब के रूप में है, एक सेक्रेड टेक्स्ट है जिसके थ्रू वो देश का शासन प्रबंध चलाने में उनको मदद होती है। दूसरा कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये वहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसकी फाउंडेशन को ये स्ट्रॉन्ग करता है और इसको सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड भी कहा जाता है कि ये वहाँ का सर्वोच्च कानून जो है वो संविधान के द्वारा ही निर्धारित होता है। अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो भारत का संविधान है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और समय समय पे जो भी हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में चेंजेस आती रही हैं या समय की मांग के अनुसार किसी भी कानून में या किसी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में या ड्यूटीज़ में या किसी भी प्रकार की कोई अगर उसमें चेंज लाने की ज़रूरत पड़ी है, तो हमारे संविधान में वो प्रोविज़न्स थे, वो उसमें प्रावधान थे जिसके अंतर्गत इसमें समय समय पे चेंजेस भी लाते रहे। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देख के ही आपको पता चल जाता है कि जो हमारा कानून है ये उसका एक बेस है, जिसके थ्रू हमारा जो राजनीतिक ढांचा है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जिसको हम ये कह देते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह देते हैं, या हम कह देते हैं उसको गणतंत्र है, या इसको हम कह देते हैं ये संघीय प्रणाली का देश है, तो वो हमारे संविधान को पढ़ने के बाद ही हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, क्योंकि उसमें इस सब के बारे में मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो हमारे रिपब्लिक है, जो गणतंत्र है इंडिया का, उसके 3 अंग हैं जिसको हम कार्यपालिका, विधानपालिका या न्यायपालिका के नाम से जानते हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो उनकी क्या शक्तियां हैं, उनके क्या कार्य क्षेत्र हैं या उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसके बारे में क्लियर कट डिमार्केशन करके इसके बीच में मेंशन किया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इसको बनाने में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनका काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा, उसके बाद जो उनको बातें अच्छी लगी उन्होंने हमारे संविधान में उन बातों को अडेप्ट करने की कोशिश की। और ये कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और कहते हैं जो इसकी ओरिजिनल कॉपी है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की वो 251 पेजेस की है। और किसी भी उस वक्त तक किसी भी देश के संविधान में जहाँ पे भी लोकतंत्र है, इतनी बड़ी डिटेल में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया हुआ जितना कि भारत के संविधान में किया गया है। अभी अगर हम देखें तो इसमें जब ये संविधान बना था तो इसमें 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स हैं। इसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसके 12 शेड्यूल्स हैं, और अभी तक इसमें 100+ अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। 2023
2013 के अकॉर्डिंग कि कुछ ये आर्टिकल्स इसमें जो अमेंडमेंट्स करके काफ़ी बढ़ गए हैं, तो ये माना जाता है कि अभी ये आर्टिकल 395 से बढ़ के 465 हो चुके हुए हैं और ये 22 पार्ट्स नहीं, अब ये 25 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो बहुत बहुत ही अपने आप में यूनिक है और इसके संविधान के अपने ही कुछ अलग से मुख्य विशेषताएं हैं, सेलेंट फीचर्स हैं और जिसकी शुरुआत हमें पता चलती है इसकी प्रियम्बल से, इसकी प्रस्तावना से। वो इसका बहुत ही इसेंशियल फ़ीचर है। इसके अलावा इसके इसेंशियल फ़ीचर्स में आ जाते हैं इसके आपके मौलिक अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपके मौलिक कर्तव्य, और उसके बाद है आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो ये जो कुल मिला के हमारे जो फीचर्स हैं संविधान के, ये बहुत बहुत इसेंशियल फीचर्स हैं जो इसको यूनिक बनाते हैं। इसके अलावा पहले भी अभी बताया कि संविधान को देखने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे कैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर हमें वहाँ से पता चलता है कि इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट, और फेडरल स्टेट में क्या है कि देयर इज़ एग्जेक्टिव बॉडी, देयर इज़ अ लेजिस्लेचर, देयर इज़ अ जुडिशरी, और जुडिशरी के बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं लाइक यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सारे इसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें पता चलता है। अब हम कुछ पॉइंट्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी प्रियम्बल। जो अमेरिका का संविधान है उसमें माना जाता है कि वो विश्व का पहला ऐसा संविधान था जिसके बीच में प्रस्तावना लिखी हुई थी। उसके बाद बहुत से देशों ने जिन्होंने भी अपना संविधान लिखा तो उन्होंने भी उसकी स्टार्टिंग में प्रियम्बल को ऐड किया। एक्चुअल में प्रियम्बल में होता क्या है कि इसमें समरी होती है कि जो संविधान में लिखा गया है उन सब बातों की एक छोटी सी समरी है कि आपको उसको पढ़ने के बाद ही एक आइडिया मिल जाता है कि संविधान किस बारे में लिखा गया है। प्रियम्बल में इसके अलावा हमें उसको देखने मात्र से ही ये पता चल जाता है कि इसकी फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या हैं, इसकी फ़िलॉसफी क्या है और उसके पीछे रीज़न्स क्या है क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया। अब जैसे आपके सामने ये एक टेक्स्ट प्रियम्बल का मैंने ऐड किया है तो उसमें पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग भारत के संविधान को कैसा बनाना चाहते हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो ये तीन वर्ड्स हैं, स्पेशली सोशलिस्ट और सेकुलर, ये जो दोनों वर्ड हैं ये 42nd अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके द्वारा इसमें ऐड किया गया था। और उसके साथ एक और वर्ड ऐड किया गया था, इंटेग्रिटी। तो इस तरह से तीन वर्ड इसमें नए ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। लेकिन अगर आप इस टेक्स्ट को अगर पढ़ते हो तो उसको पढ़ते हमें एक बात पता चलती है कि इसमें हमने देखो शुरू में दिया है कि फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि एक पार्ट है इसमें लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, कि आपको अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी पूजा पाठ किसी भी धर्म को मान सकते हो, कर सकते हो पूजा पाठ उसका। और इसके साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ जस्टिस, कि आपको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। तो इस तरह से इन शॉर्ट कि प्रियम्बल को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि इस जो भारत का संविधान है उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, इसलिए इसको इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसके अलावा कुछ लोग का मानना है कि इट इज़ अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस तरह के बहुत से फ्रेज इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आता है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है उसके अंदर हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे। और इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि इट विल प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कि लोगों को राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि उनके देश का सिस्टम कैसा है, उनको अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा और जिसके थ्रू वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिस्टम के बीच में।
जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स में देखेंगे जाके तो आपको उसमें पता चलेगा कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें मेन हमारे पास आता है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसका मतलब क्या है कि कानून के सामने सब लोग समान हैं, हर तरह की उनको समानता प्रदान की गई है उनके साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, जेंडर एक्सेट्रा के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट राइट आता है राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 तक मेंशन किया गया है। तो इसमें हमें हर प्रकार की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, राइट टू लाइफ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमें राइट टू फ्रीडम में मिलते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मींस किसी भी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये आर्टिकल 23 से 24 तक मेंशन किया गया है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हमें धर्म की आज़ादी है, धर्म के आधार पे किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इससे ये पता चलता है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं है, उसकी नज़र में सब धर्म एक समान है। तो वो आर्टिकल 25 से 28 तक ये मेंशन किया गया है। उसके अलावा हमारे पास फिफ्थ आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये सबको अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, वो आर्टिकल 29 से 30 तक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसका रीज़न यही है कि आपके अगर ऊपर के राइट्स में कि अगर कोई भी इंटरफेयर करता है या स्टेट भी उनको हार्म करने की कोशिश करती है, तो आप आर्टिकल 32 के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को यूज़ करके आप अपने जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्विकली आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने अभी आपके सामने ये 6 फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए। ये आगे चल के चैप्टर्स आपके पास आएंगे तो उसमें हम इनको फुल फ्लेज डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस उससे एक और बताना चाहता हूँ कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, और जो 7th फंडामेंटल राइट था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, वो आर्टिकल 31 में मेंशन किया गया था। जब हम फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर आर्टिकल 31 के साथ क्या हुआ, क्यों उसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया। अभी हमने अपने राइट्स की तो बात कर ली, लेकिन बिना ड्यूटीज़ के राइट्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसलिए कहा जाता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कि अगर राइट्स होंगे तो ड्यूटीज़ भी साथ में हमें परफॉर्म करनी पड़ती है। ड्यूटीज़ होती क्या हैं? ये एक तरह से आपकी मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं टुवर्ड्स द नेशन, कि अगर देश हमें कुछ दे रहा है तो हमें भी उसको बदले में कुछ देना चाहिए। तो इसका जो मेन फोकस होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, वो होता है कि हम अपने जो देश की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, उसमें हम प्राउड फील करें, टॉलरेंस रखें, पीस मेंटेन करके रखें, उसकी ग्रोथ और हार्मनी की बातें करें। तो इतनी सी ही हमारी सिर्फ ड्यूटीज़ होती है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में मेंशन की गई हैं। और इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि अगर आपके पास राइट्स हैं तो आपके पास ड्यूटीज़ भी हैं, और उन ड्यूटीज़ से सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने देश के लिए कुछ अच्छा सोचना है, उसके लिए अच्छा करना है। शुरू में ये हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ डेवलपमेंट्स हुई, जैसे कि इन द ईयर 2002 कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट हुई, जिसके थ्रू ये जो हमारी इनिशियल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो 10 से 11 हो गई। और ये 11वीं ड्यूटी क्या थी कि हर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, स्पेशली जिनका एज ग्रुप 6 से 14 साल तक के हैं। तो ये एक नई ड्यूटी ऐड कर दी गई। ड्यूटीज़ के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारे पास ये फुल फ्लैश चैप्टर आगे वाले यूनिट्स में आएगा। इसके अलावा हमारे संविधान का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है इसमें राज्य की नीति के लिए निर्देशक सिद्धांत, जिनको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए हैं। और ये आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। एक्चुअल में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसका उद्देश्य यही है कि जब भी गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है या कुछ भी गुड गवर्नेंस की बात करनी है या पब्लिक वेलफेयर की बात करनी है, तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए उनको उन पॉलिसीज़ को
डिज़ाइन करना है ताकि वो चीज़ें फुलफ़िल की जा सकें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर मेंशन की गई हैं। और इसका मेन फोकस क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कि दे वांट टू गिव अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़, कि चाहे वो बच्चों के लिए हैं, चाहे बड़ों के लिए हैं, चाहे वो वुमेन के लिए है, ताकि उनको एक प्रॉपर हेल्दी इन्वायरमेंट मिल सके उनकी खुद की डिग्निटी के लिए, उनकी फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए और उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलने के लिए। उसके अलावा इसमें कोशिश की जाती है कि उनको एक लीगल सिस्टम, एक लीगल मैकेनिज़्म के बारे में पता चले, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उनको फ्री लीगल एड मिले जो इकोनॉमिकली वीक हैं या जो डिसेबिलिटी के शिकार हैं किसी भी तरह के। और उसके अलावा कि जो वर्कर्स हैं उनको एक सिक्योर पार्टिसिपेशन मिले, लाइक वर्किंग आवर्स उनके सही हों, उनको प्रॉपर वेजेस मिले और वो मैनेजमेंट के साथ कोरिलेट करके जहाँ भी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं उसके साथ वो काम कर सकें। और उसके अलावा ड्यूटीज़ में के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी गवर्नमेंट की एक ड्यूटी होती है कि वो हमें क्लीन और सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे। तो मतलब इस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो ओवरऑल नेशन के लिए और इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो उनको फुलफ़िल करने के लिए, उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए समय समय पे इस तरह के कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सिद्धांत इसीलिए है कि सरकार इनको अपने ध्यान में रखे कोई भी लॉ बनाते हुए। और कुछ स्कॉलर्स ने क्या किया कि ये जो 36 से 51 तक के आर्टिकल्स हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, उनको सेग्रीगेट करके उनकी ग्रुपिंग कर दी। तो कुछ आर्टिकल्स को सोशलिस्ट कैटेगरी में डाल दिया, कुछ को लिबरल कह दिया और कुछ को गांधीयन कह दिया। तो इन आर्टिकल्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में। आज के लिए मैं आपको यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ और बाकी के फीचर्स को हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।